ओके बच्चे, दैट इज द कॉन्टिनेंटल योर ड्रिफ्ट थ्योरी। फॉर श्योर दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जो आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देख रहे हो। आपकी क्लास 11th में, क्लास 11th ऑफ NCERT में भी आपका आई थिंक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो बता रखी है, दैट व्हाट वाज द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो आज बेसिकली हम उसी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को हल्का सा एक ब्रॉडर सेंस में, ब्रॉडर मीन्स हल्के से बड़े तरीके से जो आपकी बुक में दे रखा है दैट इज डिफरेंट, वो आपका बेस है, राइट। दैट इज अ फंडामेंटल थिंग जो आपने बचपन में पढ़ी हुई है। बचपन इन द सेंस, अब ऑब्वियस सी बात है आपने कब पढ़ी होगी, वो आई गेस 15 और 16 जब साल के आप होंगे, राइट, 15 या 16 साल के। तो अब बेसिकली जो डेफिनेटली बच्चे अपना 11th क्लास का तो एग्जाम आप दे नहीं रहे हो, आप क्या दे रहे हो, आप NCERT को छोड़ के अब आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो। तो फॉर श्योर यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो थी वो किसके बारे में थी, राइट। चलिए, तो आज हम बेसिकली पढ़ेंगे अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को बहुत ही ब्रॉडर सेंस में, कि आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या थी, कैसे था, किसने दी, किसके बारे में हमें बताती है, सारी की सारी चीजें। चलिए, तो कमिंग टू द वेरी फर्स्ट, अब आपकी जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वो 3 वर्ड से मिलके बनी है, राइट। फर्स्ट इज द कॉन्टिनेंट, सेकेंड योर ड्रिफ्ट प्लस द थ्योरी, राइट। ये आपकी 3 चीजें हैं जिससे मिलके आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो वर्ड है वो बना है। ओके, तो यहां तो मैंने जस्ट इसको लिखा है। तो बच्चे जस्ट टेल मी व्हाट इज कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट क्या होता है आपका? कॉन्टिनेंट का सिंपल सा मतलब है आपका कोई भी एक लैंड मास, राइट। कॉन्टिनेंट होता है आपका वर्ड, और एक होता है ओशन, ठीक है। ओशन का मतलब क्या होता है, कोई भी वाटर बॉडी, दैट इज कॉल्ड द ओशन। एंड वहीं पर ही आपका आता है कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट का सिंपल सा मतलब होता है आपका लैंड मास, राइट। आपका कोई भी लैंड मास है उसको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं, ठीक है। सेकेंड वी हैव इज द वर्ड ड्रिफ्ट। अब ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, इसमें ब्रेक आ गया। क्या आ गया इसमें, जैसे ब्रेकअप होते हैं लोगों के, राइट। तो ब्रेक का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का टूट जाना, ब्रेक आ जाना, ड्रिफ्ट आ जाना। तो ड्रिफ्ट का मतलब बेसिकली होता है व्हेन देयर इज अ ब्रेक इन समथिंग। ब्रेक मीन्स आपने जो टी ब्रेक ले लिया, लंच ब्रेक ले लिया, वो ब्रेक नहीं। ब्रेक का मतलब होता है किसी भी चीज का टूटना। टूटना या ड्रिफ्ट का अगर मैं सिंपल सा एक वर्ड बोलूं, दैट इज द अलग हो जाना, ओके, टू गेट अपार्ट, ओके। सो बेसिकली ड्रिफ्ट, और अगर ये तो एक सिंपल सा मतलब है, कोई भी चीज ड्रिफ्ट हो गई, अलग हो गई, राइट, कोई भी चीज डिटैच हो गई। अपार्ट फ्रॉम दैट, ज्योग्राफी के अंदर जो इसका मीनिंग आता है बच्चे, दैट इज द मूवमेंट। क्या वर्ड है इसका मीनिंग, दैट इज द मूवमेंट इन ज्योग्राफी, ओके। ज्योग्राफी में है आपका इसका मतलब। अब ड्रिफ्ट मीन्स मूवमेंट, उसको छोड़ दो, अपने ब्रेकअप्स को भूल जाओ अभी हाल फिलहाल। यहाँ पे आपका आता है दैट इज द मूवमेंट, ओके। कि आपका जो ड्रिफ्ट है उसका मतलब क्या होता है, दैट इज द मूवमेंट। किसी भी चीज के मूवमेंट को आप बेसिकली ड्रिफ्ट कहते हो। एंड बच्चे, ड्रिफ्ट ऑल्सो रेफर्स टू द स्लो मूवमेंट। मूवमेंट कैसा है आपका, बहुत ज्यादा फास्ट नहीं है आपका मूवमेंट, दैट इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, सॉरी, एक्सट्रीमली स्लो। द मूवमेंट इज एक्सट्रीमली स्लो, ओके। एंड द थ्योरी मीन्स कोई भी चीज जो आपने पुट फॉरवर्ड की है, पुट फॉरवर्ड टू द वर्ल्ड, ओके। कोई भी चीज जो आपने पूरी दुनिया को दी है उसको आप बेसिकली थ्योरी कहते हो। आपके द्वारा दी हुई कोई भी चीज, सामान नहीं, ठीक है, नॉलेज, ठीक है। कोई भी चीज आपने जो दी है दैट इज नोन एज दी थ्योरी। सो व्हाट इट रेफर्स टू, अब तीनों शब्दों को एक बार मिला के देखो। यहां पे अगर मैं इसे हाईलाइट करूं, आई डोंट नो वेयर इज अ हाइलाइटर, चलिए कोई बात नहीं, इसका यूज करते हैं। अगर मैं हाईलाइट करूं पॉइंट्स को आपके, तो पहला पॉइंट आपका आएगा दैट लैंडमास है। लैंडमास का क्या हो रहा है, लैंडमास का मूवमेंट हो रहा है, और उस लैंडमास के मूवमेंट की आपने क्या दी है, आपने पूरे वर्ल्ड को उसकी खबर दी है, ठीक है। आपकी पूरी दुनिया जो है उसे पता चला है कि आपका जो लैंडमास है, जो आपकी एक कॉन्टिनेंट है, वो किस तरीके से मूव कर रहा है। दैट इज नोन एज द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड द थ्योरी, बिकॉज आपने पूरे वर्ल्ड को बताया, द वर्ल्ड गेट टू नो द थिंग, सो दैट इज नोन एज अ थ्योरी। सो इन शॉर्ट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब आपका कंक्लूजन क्या बन के आया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का, कॉन्टिनेंटल मीन्स landmass plus the movement plus the knowledge, okay।
सो इट रेफर्स टू, आपने बताया पूरे वर्ल्ड को कि आपका लैंड मास क्या कर रहा है, इट इज मूविंग। आपका लैंड मास कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, आपका लैंड मास, इट इज कंटिन्यूअसली मूविंग। ओके, आपका जो लैंड मास है वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। दैट थ्योरी इज नोन एज बच्चे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। वर्ड आपको अब पता चल गया कि आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का मीनिंग क्या है। कॉन्टिनेंट मीन्स अ लैंड मास, ड्रिफ्टिंग मीन्स अ स्लो मूवमेंट, मूवमेंट विच इज बेसिकली वेरी स्लो। ओके, आपका एक्सट्रीमली स्लो मूवमेंट आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है। ठीक है, ड्रिफ्ट मीन्स ज्योग्राफी के अंदर आपका आता है, ड्रिफ्ट का मतलब होता है मूवमेंट किसी भी चीज का। व्हेन समथिंग इज मूविंग इट इज नोन एज ड्रिफ्ट। ओके, एंड थ्योरी मीन्स टू पुट फॉरवर्ड एनीथिंग इनटू द वर्ल्ड। ओके, चलिए अपार्ट फ्रॉम दैट, अब बेसिकली आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, इसका मतलब ये है कि आपके कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं। क्या मूव कर रहे हैं, ओशन एंड कॉन्टिनेंट। ठीक है, दो चीजें आपकी हैं जिससे पूरी दुनिया बनी है। ये थ्योरी ओशंस के बारे में बात नहीं कर रही है, ये थ्योरी किसके बारे में बात कर रही है, ये थ्योरी बात कर रही है आपके कॉन्टिनेंट्स के बारे में, कि आपके जो महाद्वीप हैं, जो आपके बड़े बड़े जो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, महासागर नहीं, सागरों की बात यहाँ पे नहीं की गई है, महासागर जो आपके हैं यहाँ पे आपके इनकी बात की गई है कि आपके जो लैंड मासेस हैं वो किस तरीके से मूव कर रहे हैं। ठीक है, उसकी बात है, ओशंस की जिक्र यहाँ पे नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में कई बार आता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी टॉक्स अबाउट द कॉन्टिनेंट एज वेल एज ओशंस। नो, इट डजंट टॉक अबाउट द कॉन्टिनेंट एज वेल एज द ओशंस, इट ओनली टॉक्स अबाउट द कॉन्टिनेंट। वो केवल आपके लैंड मास के बारे में बात करता है, वो केवल आपके कॉन्टिनेंट के बारे में बात करता है कि आपके कॉन्टिनेंट किस तरीके से मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब बच्चे ऑब्वियस ही बात है, एक मूवमेंट है। क्या है, मूवमेंट, हिस्ट्री वाला मूवमेंट नहीं, लोगों ने आंदोलन कर दिया नहीं, यहाँ पे किसी लैंडमार्क ने आंदोलन नहीं किया। यहाँ पे मूवमेंट का मतलब है वो किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। जिस तरीके से आप मूवमेंट कर रहे हो, आई एम वॉकिंग फ्रॉम हियर टू हियर, राइट, आप भी कर रहे हो। क्या आपके मूवमेंट को कितना टाइम लगता है, मिनट है ना, आर लग सकता है, डे लग सकता है, वीक लग सकता है, इसके अलावा और तो टाइम लगेगा, ईयर्स लगेंगे आपके मूवमेंट को, लगेंगे, बट ऐसा लगेगा आपने मूवमेंट किया, रुके, फिर 1-2 साल बाद आप कहीं और चले जाओगे। दैट इज अ ट्रांसफर, राइट, जो आप करते हो। तो बेसिकली बच्चे लैंड मास झट से अलग नहीं होगा एकदम ही कि एकदम फास्ट मूवमेंट हो गया, फास्ट तरीके से। वो पहले कुछ और थे, पहले ऐसे थे और आज के टाइम पे ऐसे बन गए। ऐसा नहीं है कि 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में ये मूवमेंट हो गया, या फिर एकदम झटका हो गया, कोई भी आपका इरप्शन हुआ झटके से होगी कोई भी चीज, ऐसे नहीं है। इनके मूवमेंट को लगे आपके हद से ज्यादा साल, दे टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है, कई साल लगे आपके इस जगह से इस जगह आने में। जो आज आप अपना वर्ल्ड देख रहे हो वो वर्ल्ड पहले वैसा नहीं था, वो वर्ल्ड आज के टाइम पे ऐसा है, और इन फ्यूचर ये ऐसा नहीं रहेगा। इन फ्यूचर दिस विल ऑल्सो चेंज। यही आपकी थ्योरी जो है वो बताना चाह रही है कि पास्ट में चीज डिफरेंट थी, प्रेजेंट में डिफरेंट है, और इन फ्यूचर भी चीज डिफरेंट होने वाली है। आपके जो महाद्वीप हैं, जो आपके लैंड मासेस हैं, जो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, वो लगातार मूव कर रहे हैं। दैट इज नोन एज द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन बच्चे, दैट इज एक बेसिक चीज आपको बता दे रही हूँ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में, ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, पहली चीज ये थ्योरी दी किसने है, इंपॉर्टेंट इंसान, अल्फ्रेड वेगनर। नाम को रट्टा मार लो, कोई और तरीका नहीं है। मेरा नाम कीर्ति है, आपको याद करना ही करना पड़ेगा, समझना नहीं पड़ेगा मेरे नाम को। ठीक है, सेम तरीके से आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में जो इंसान है, अ पर्सन हु पोस्टुलेटेड दिस थ्योरी, अ पर्सन हु पोस्टुलेटेड दिस थ्योरी, जिसने ये थ्योरी दी है पूरी दुनिया के आगे, उसका नाम आपको याद ही करना पड़ेगा, दैट इज अल्फ्रेड वेगनर। सेकेंड, साल को भी नहीं समझोगे, इसको भी याद ही करना पड़ेगा, दैट इज द ईयर। कौन सी साल में उन्होंने ये थ्योरी दी। ठीक है, आपके पास फर्स्ट लाइन में ही 2 चीजें आ गई हैं, अ पर्सन हु पोस्टुलेटेड द थ्योरी, हु गिव द थ्योरी, दैट इज अल्फ्रेड वेगनर। और कौन से साल में दी उन्होंने, 1912 में थ्योरी दी। ठीक है, सेकेंड, इससे पहले एक और इंसान थे जिन्होंने 1596 में इसके बारे में थोड़ी बहुत जस्ट चर्चा की थी। क्या किया था बच्चे, एक होता है चर्चा करना, अब जैसे हमने किया था, हमें तो अंग्रेजों से आजादी चाहिए, बट लड़ाई किसने लड़ी, महात्मा गांधी ने, उन्होंने सबको एकजुट किया, राइट। सेम तरीके से आपका अल्फ्रेड वेगनर है कि थ्योरी उससे पहले एक इंसान ने दी थी, अब्राहम ऑर्टेलियस ने दी थी, बट उसके अलावा जो इस पे स्टैंप लगाया था थ्योरी पे, दैट वाज द अल्फ्रेड वेगनर। उन्होंने प्रॉपर आपके एविडेंसेस बताए, सबूत दिए एक तरीके से कि किस तरीके से आपके जो लैंड मासेस हैं वो मूव कर रहे हैं। सो बेसिकली द थ्योरी डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
ओशंस एंड द कॉन्टिनेंट। आज आपके जो दुनिया में कॉन्टिनेंट है और जो आपको अपने ओशंस देखने को मिल रहे हैं, आपके ओशंस प्लस योर कॉन्टिनेंट्स, ये किस तरीके से एग्जिस्ट किए, किस तरीके से आए, उसके बारे में ये सारी सारी जानकारी है आपके। ठीक है, चलिए, दैट इज द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट स्लाइड इंपॉर्टेंट वन। ये आपके खूबसूरत इंसान है अल्फ्रेड वेगनर, जिन्होंने ये थ्योरी जो थी दी, AW इन द ईयर 1912, 1912 में इन्होंने दी थी ये थ्योरी। याद करने का एक तरीका है आपका World War I, और वैसी बात है यूपीएससी की पढ़ाई करो, खाली ज्योग्राफी से काम नहीं चलेगा। World War I कब आया आपका? 1914 से लेके 1918 तक, राइट। 14 से 2 साल कम कर दो, 1912। आपका अल्फ्रेड वेगनर ये थ्योरी कब दी थी? World War I के 2 साल पहले दी थी। दुनिया शांत थी उस टाइम पे दी थी एक शांति वाली थ्योरी, दैट इज द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, CDT, अल्फ्रेड वेगनर 1912। ओके, चलिए, नाउ द पॉइंट इज बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। नाउ व्हाट इज द बैकग्राउंड? अब बच्चे बैकग्राउंड का मतलब क्या होता है? 2 वर्ड से मिलकर बना आपका वर्ड बैक प्लस ग्राउंड। ओके, बैक का मतलब क्या होता है? पीछे, एंड द ग्राउंड मीन्स योर एनीथिंग विच इज अ स्टोरी। ओके, बेसिकली आपका एक कोई भी तरह की स्टोरी। तो आपकी बैक स्टोरी क्या है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आई, दैट इज ऑल ओके, बट इसकी बैकग्राउंड क्या है? आपको बैकग्राउंड जानना जरूरी होता है किसी भी चीज की। बैक स्टोरी, इंडिया इंडिपेंडेंट है, बट इसका बैकग्राउंड क्या है? मीन्स बैक स्टोरी क्या है इंडिया के इंडिपेंडेंस की? सेम तरीके से आपका आता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। थ्योरी तो है, अब उसकी बैकग्राउंड क्या है? अब उसके बैकग्राउंड के लिए मेरे को थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा, और आपको यहाँ बोर्ड पे ध्यान देना पड़ेगा कि मैं क्या क्या लिख रही हूँ। ओके, okay, so students, what happened is in the year 1912, first person is the Alfred Wegener। जानो इनके बारे में 1-2 बातें। पहले कहाँ के थे? जर्मनी। कहाँ के थे आपके अल्फ्रेड वेगनर? ही वॉज फ्रॉम जर्मनी। जर्मनी कहाँ पर है आपके? यूरोप के अंदर है, मैं होप करती हूँ इतना तो पता होगा, राइट। जर्मनी के थे। दूसरे कौन थे ये? ही वॉज मेट्रोलॉजिस्ट। नाउ हु इज मेट्रोलॉजिस्ट? आपने सुना होगा IMD, इंडियन मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट। नाउ व्हाट इज मेट्रोलॉजी? अच्छी, मेट्रोलॉजी का मतलब होता है अ पर्सन हु स्टडी द क्लाइमेट। ठीक है, मेट्रोलॉजिस्ट होता है बेसिकली अ पर्सन हु स्टडी द क्लाइमेट, द एटमॉस्फेयर, उसको हम कहते हैं आपका मेट्रोलॉजिस्ट। और मेट्रोलॉजी क्या होती है? लॉजी वर्ड है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। सो द स्टडी ऑफ द क्लाइमेट, द स्टडी ऑफ द एटमॉस्फेयर, द स्टडी ऑफ द वेदर फिनोमिना, जो इंसान आपके पूरे के पूरे वायुमंडल के बारे में पढ़ाई करता है उसको कहते हैं आपकी मेट्रोलॉजी, और जो इंसान होता है उसको कहते हैं आपका मेट्रोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ये कौन थे आपके अल्फ्रेड वेगनर? जर्मनी के थे, और ऑब्वियसली बात है इंडियन मेट्रोलॉजिस्ट, ऐसे ही जर्मनी का होगा तो जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट, राइट। तो ये आपके जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे। ठीक है, पहली चीज ये आती है। दूसरी चीज आपकी ये आती है, इन्होंने कौन सी साल में दिया था? 1912 में। 1912 में इन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी। अब बेसिकली इंसान कहाँ का है? जर्मनी का है कौन? मेट्रोलॉजिस्ट है। तो क्या काम है इसको जियोलॉजी से? जो इसने अर्थ की स्टडी की है उससे तो कोई इसका दूर दूर तक नाता नहीं है, बिल्कुल भी, है ना। कहाँ वायुमंडल की पढ़ाई करने वाला धरती के अंदर की पढ़ाई कर रहा है? पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। तो ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी, इन्होंने कॉन्टिनेंट के बारे में स्टडी करके चीजें बताई। तो बेसिकली बच्चे हुआ क्या था, आपका बैकग्राउंड जान लिया थोड़ा बहुत, अब स्टोरी लाइट पे आते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट्स आपको बताई जाती हैं। बेसिकली जो ये आपके खूबसूरत इंसान थे अल्फ्रेड वेगनर, उस टाइम पे 1912 में एक रेस हुई थी। रेस इन द सेंस भागने वाली रेस नहीं हुई थी आपकी रिले रेस, उस टाइम पे एक नॉलेज की रेस हुई थी। कौन से कॉन्टिनेंट को लेके? अंटार्कटिका को लेके। आपके अंटार्कटिका को लेके एक रेस हुई थी लोगों के बीच में, दैट वाज कि यहाँ पे अंटार्कटिका, क्योंकि बहुत ठंडा एरिया था, वहां पे आपकी स्टडी कौन करेगा? ठीक है, तो अल्फ्रेड वेगनर ने टांग उठाई और आगे सीधे अंटार्कटिका। 1912 में, कौन सी ईयर में? 1912 में यहाँ पे स्टडी करने के लिए आ गए। जब वो यहाँ पे स्टडी कर रहे थे, अब बल्ले बल्ले हो गई इनकी, जब ये यहाँ पे आपकी स्टडी कर रहे थे उस टाइम पे क्या हुआ? स्टडी करने के दौरान इन्हें एक जगह पे, नॉट नेसेसरली यहाँ, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है, बट आई एम जस्ट शोइंग, ठीक है, पता चले एकदम एग्जाम में भी लिख दो कि नहीं वेस्ट साइड में ही मिला था, नहीं। ओके, सो अब क्या हुआ? अल्फ्रेड वेगनर को
अंटार्कटिका के अंदर में फॉसिल मिला। बच्चे क्या मिला, वर्ड ध्यान दीजिएगा, उन्हें फॉसिल मिला। जब वो पढ़ाई कर रहे थे वहां पे, बेसिकली जब स्टडी कर रहे थे, चीजों को जब डिस्कवर कर रहे थे, उस टाइम पे उन्हें वहां पे क्या मिला, एक फॉसिल मिला। फॉसिल का मतलब क्या होता है, रिमेन ऑफ एनिमल और दी प्लांट, एक्सक्यूज मी, आपके प्लांट या एनिमल का रिमेन जो होता है, जो डेड रिमेन होता है, उसको आपके फॉसिल्स कहते हैं। जैसे आपके डायनासोर्स के फॉसिल मिलते हैं, तब हमें पता चला कि डायनासोर्स किसी जमाने में यहाँ पे रहा करते थे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे इन्हें फॉसिल मिले। ओके, पहली चीज। अब फॉसिल को देख के खुश तो हुए, बट खुश होने के साथ साथ एक, जब कोई भी इंसान, बच्चे, साइंटिस्ट होता है ना, बेसिकली दैट पर्सन कैन बी मेट्रोलॉजिस्ट, दैट पर्सन कैन बी जियोलॉजिस्ट, जोग्राफर, कुछ भी होता है, वो एक्स्ट्रा इंसान होता है, ऑर्डिनरी इंसान नहीं होता। उसके अंदर एक चीज होती है, दैट इज क्रियोसिटी, क्रियोसिटी टू नो समथिंग। सेम गोज टू आर एल्फ्रेड वेगनर ऑल्सो। एल्फ्रेड वेगनर के अंदर एक क्रियोसिटी थी ये जानने की कि भाई यहाँ पे फॉसिल कैसे मिल सकता है। क्या आपको पता है इसका रीजन, अंटार्कटिका के अंदर फॉसिल कैसे मिल सकता है? सवाल उनका यह है। अब आप बोलोगे यार अंटार्कटिका है, लैंड ही तो है, मिल तो सकता है, क्या दिक्कत है उसमें मिल गया तो। बेसिकली बच्चे समझने की बात यह है, अंटार्कटिका आपका एक्सट्रीमली कोल्ड एरिया है। कैसा एरिया आपका, एक्सट्रीमली कोल्ड है। यहाँ पे इवन कोई एनिमल तक नहीं पाया जाता है। जब अंटार्कटिका में कोई एनिमल तक नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पे फॉसिल्स होने के चांसेस कहाँ से आए? क्या कोई हेलीकॉप्टर ने फॉसिल लुढ़का दिया? यहाँ पे नहीं हुआ ऐसा। जमीन के अंदर आपके फॉसिल्स मिले तो कुछ उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी आई, उनके अंदर एक कीड़ा काटा उन्हें कि ये जानने के लिए कि यहाँ पे भाई फॉसिल आया कैसे, रीजन क्या था यहाँ पे फॉसिल आने का। जब उन्होंने ये जानने की कोशिश की, तब वो मेटलर्जी से स्विच होके अर्थ के बारे में स्टडी करने बैठ गए, अर्थ के बेसिकली सरफेस के बारे में। ओके, दैट इज द स्टोरी। इसके आगे और भी स्टोरी ये है कि जब उन्हें पता चला कि यहाँ पे फॉसिल है, तब उनके दिमाग में आया कि यहाँ पे फॉसिल कैसे आया। फॉसिल का मतलब है बच्चे लाइफ, ठीक है, उस हड्डी से, उस कंकाल से ध्यान मत दो, फॉसिल का मतलब है लाइफ। अब उनके अंदर क्वेश्चन ये आया कि यहाँ पे लाइफ आई कैसे। जब अंटार्कटिका आपका इतना ठंडा एरिया है जहां पे कोई सर्वाइव नहीं कर सकता, वहां पे फॉसिल मिला, इसका मतलब अंटार्कटिका के अंदर किसी ना किसी जमाने में लाइफ रही होगी। राइट, दैट इज यस। ओके, डोंट फोकस ऑन दिस, जस्ट फोकस ऑन यस। कि इसका मतलब ये है कि आपके अंटार्कटिका में कोई ना कोई जमाना ऐसा था जहां पे यहाँ पे लाइफ रही होगी। और क्या लाइफ यहीं पे रही होगी? जो एरिया आपका आज के टाइम पे ठंडा है, कि यहाँ पे रही होगी? नहीं। इसका मतलब उन्होंने ये दिमाग लगाया कि अंटार्कटिका किसी जमाने में वहां पे होगा जहां पे आपकी सूरज की रोशनी आती होगी। लाइफ का पॉसिबल है। जब सन आए, हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, कोई और एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? सन की लाइट है हमारे पास, राइट, इंसुलेशन आ रही है, दैट्स व्हाई आपकी लाइफ पॉसिबल। चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी हो बच्चे, उन्हें सनलाइट चाहिए ही चाहिए होती है। एंड सनलाइट ही आपकी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, तब उन्हें दिमाग लगा कि आपका जो अंटार्कटिका है वो किसी जमाने में ऐसे एरिया में था जहां पे सनलाइट आती थी, क्योंकि सनलाइट ही आपको लाइफ को देती है, और लाइफ ही जब मरता है तो आपका फॉसिल बनता है। तो उनको ये पता चला कि आपका अंटार्कटिका जो यहां दिख रहा है आज के टाइम पे हमें साउथ हेमिस्फीयर में, एक्सट्रीमली साउथ में दिख रहा है, वो किसी जमाने में यहाँ पे नहीं था, वो किसी जमाने में कहीं ऊपर था जहां पे आपकी सनलाइट आती थी। दिस इज द बैकग्राउंड। और इसी चीज को लेके उन्होंने स्टडी की, और तब वो आपके आए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पे। दैट इज द बैकग्राउंड। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन कि आपका बैकग्राउंड क्या है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का। चलिए एक थोड़े से शॉर्ट तरीके से आपको एक बात बता देती हूँ। एल्फ्रेड वेगनर नाम के मेटलर्जिस्ट थे, जो कि आपके जर्मनी के थे, यहाँ के थे। उसके बाद 1912 में एक रेस लगी थी बेसिकली, जिसके चलते वो कहाँ आए, आपके अंटार्कटिका आए। किसकी पढ़ाई करने? क्लाइमेट की पढ़ाई करने। यहाँ पे जब वो क्लाइमेट की पढ़ाई कर रहे थे, उसके दौरान उन्हें यहाँ पे क्या मिला, एक फॉसिल मिला। फॉसिल मिला तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी आई कि भाई यहाँ पे फॉसिल कैसे मिल सकता है, इतना ठंडा एरिया है, सनलाइट यहाँ पे आती नहीं है, सूरज की रोशनी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, 6-6 महीने पूरे पूरे साल यहाँ पे सन की लाइट नहीं आती, तो फॉसिल कैसे आया? फॉसिल का मतलब है यहाँ पे अगर फॉसिल मिला है, इसका मतलब किसी ना किसी जमाने में यहाँ पे लाइफ रही होगी, जीव जंतु यहाँ रहते होंगे। अब उनके दिमाग में आया जीव जंतु रहते होंगे, इसका मतलब है कि अंटार्कटिका, जीव जंतु रहते होंगे मतलब सनलाइट है यहाँ पे। जब सन है, इसका मतलब आज के टाइम पे यहाँ सन नहीं है, बट किसी जमाने में अंटार्कटिका उस पोर्शन में था जिस जगह पे आपका सनलाइट आती थी। इनका बस ये दिमाग चला, और उसके चलते इन्होंने पूरी की पूरी अपनी एक थ्योरी दे दी एविडेंसेस के साथ में, जिसको हम कहते हैं आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी।
CDT, जो कि आपके वर्ल्ड वाइड फेमस है, इवन विद सर्टेन ड्रॉबैक्स। आज के टाइम पे भी लोग इनकी थ्योरी को मानते हैं कि हाँ भाई, एल्फ्रेड वेगनर ने सही कहा था, कॉन्टिनेंट्स आपके ड्रिफ्ट कर रहे हैं, ड्रिफ्ट मीन्स कॉन्टिनेंट आपके मूव कर रहे हैं, ये थ्योरी उन्होंने आपकी दी थी। ठीक है।